यहाँ हम हमारा अध्याय 5 है उसकी पहली एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं 1 to 5। उनमें हमने बताना है कौन सी जो बात है कथन सत्य है, कौन सा असत्य है और सत्य असत्य क्यों है, उनके कारण भी बताने। तो जो पहला है वो कि एक बिंदु से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस तरह से ये हमने एक बिंदु लिया और हमने देखा कि इस तरह इस पे तो बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक नहीं बहुत सारी असंख्य रेखाएं जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये कथन असत्य है। दूसरा कथन है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, मतलब 2 पॉइंट हैं कोई और उनसे वो कोई रेखा उन दोनों से होकर गुजरे, तो उस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं, ये कथन कहता है। तो हमें ये पता है कि कोई भी पॉइंट, जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ लिया P, यहाँ Q, और हमने देखा कि P पे बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं, Q पे भी, लेकिन जो P से भी होकर निकले और Q से भी होकर निकले, ऐसी केवल और केवल एक ही रेखा है। ये उसका जो यूक्लिड्स का जो अभिकृत है 5.1, उससे ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो दिया गया कथन असत्य है। अब तीसरा है कि कोई जो शांत रेखा है, शांत मतलब जो टर्मिनेटेड करती कि भाई बस ये यहाँ तक ही है, कोई रेखाखंड है, इस तरह का जो रेखा है जिसकी लंबाई फिक्स है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, उसको दोनों ओर निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये जो अभिधारणा है यूक्लिड्स की 2nd नंबर की जो अभिधारणा है उसमें यही चीज़ कही गई है कि कोई शांत रेखा जो टर्मिनेटेड लाइन है उसको आप इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हो दोनों साइड। अभी इसी तरह से एक 4th जो इसकी कथन इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2 वृत्त बराबर हैं, सर्कल बराबर हैं, उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं कि नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। इन्होंने ये तो कहा ही है कि सर्कल बराबर हैं, 2 सर्कल अगर बराबर हैं, वृत्त बराबर हैं, तो क्या उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी? यहाँ क्योंकि एक जो सर्कल है अगर वो दूसरे के संपाती है, मतलब एक के ऊपर एक रखने पे वो पूरी तरह से उसको कवर कर रहा है, तो उन दोनों का सेंटर भी एक ही होगा और उन दोनों की जो त्रिज्या है, परिधि से जो सेंटर के बीच की जो दूरी त्रिज्या है वो भी एक ही होगी, तो उसकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। क्वेश्चन फर्स्ट की जो 5th पार्ट है वो ये कि उसमें ए बी कोई दिया गया है कि ए बी कोई लाइन है वो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू लाइन है एक्स वाई के बराबर। तो आप बताओ कि जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर होगा। हमें ये चीज़ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो इसका यूक्लिड्स का जो प्रथम अभिग्रह है वो कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहाँ ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो मतलब ए बी और एक्स वाई पी क्यू के बराबर हैं, तो ये जो ए बी और एक्स वाई हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 5.1 का। इन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं, कुछ पद दिए हैं कि आप इनको डिफाइन करो, इनको परिभाषित करो। तो ये जो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? हमें पता है कोई भी वो 2 रेखाएं जिनके बीच का जो अंतर है वो समान बना रहे, एक दूसरे को आगे ये इन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कभी ना काटे, एक दूसरे से कभी ना मिले, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। एक रेखा हमने ये ली, एक ये ली, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप देख पा रहे हो समान है। अगर हम इनको बढ़ा भी लेते हैं इस तरह से, इसको आगे इस तरफ और इसको इस तरफ, और इस लाइन को ऐसे बढ़ाओगे आप, तो देखोगे कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इस तरह की जो लाइन्स होती हैं वो समांतर रेखाएँ होती हैं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को काटे तो उनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बने, समकोण बने, इस तरह की जो रेखाएं हैं वो लंब रेखाएं होती हैं। जैसे ये 2 रेखाएं लंब रेखाएं हैं। इसी तरह से ये रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब रेखा का खंड, रेखा का भाग या हिस्सा कोई, या उसका कोई टुकड़ा। कोई भी रेखा है जिसकी लंबाई सीमित हो, अर्थात जिसके अंत है बिंदु हो, एक अंत बिंदु, अंत नहीं अंत बिंदु हो। एक बिंदु इसका ये है, एक ये है, तो ये रेखाखंड है। और रेखा इस तरह से होती है, इस रेखा वो होती है जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होते। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये एक वृत्त है, हमें पता है। इसकी ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है इसको परिधि कहते हैं। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये केंद्र है, और ये केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या, त्रिज्या होगी ये।
अच्छा, वर्ग क्या होता है? वर्ग वो हमें पता है, कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों और उसके चारों जो कोण है वो भी समान हों। चारों कोण समान हों होने का मतलब क्या है? चतुर्भुज उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। हमें पता है कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो चारों कोण समान हो, इसके लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? मतलब हर एक कोण 90 डिग्री का हो। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 अभिधारणाएं दी गई हैं, इन दोनों को पढ़ना है और हमें ये बताना है कि क्या इसमें कोई बीच में जैसे कोई पद आया, क्या उसको इन्होंने परिभाषित किया या नहीं किया। दूसरा, इसमें ये देखना है कि ये दोनों जो अभिधारणाएं हैं क्या ये यूक्लिड्स की अभिधारणाओं से ही निकली हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि 2 भिन्न बिंदु ले लिए ए और बी, तो उनके बीच में एक तीसरा बिंदु है जो ए और बी के बीच में है। दूसरा कहता है, तो इसको देखो हमने कैसे किया, यहाँ पे 2 बिंदु ले लिए ए और बी और तीसरा बिंदु यहाँ ले लिया, तो ये सत्य है। और जो दूसरी है कि यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु हैं विद्यमान हैं कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये चीज़ भी सत्य है कि हमने इस तरह से ले लिए ए सी और बी को, ये ए से बी में एक ही, जैसे ए बी सी एक लाइन में नहीं है, तो ये चीज़ भी सत्य हो गई। दूसरा, हमने ये बताना था कि इसमें कोई ऐसा पद है जो परिभाषित नहीं है। तो यहाँ वैसे तो यूक्लिड्स ने तो परिभाषित किया है बिंदु रेखा, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में इन्होंने परिभाषित नहीं किया। तो ये 2 पद हैं। क्या ये अभिधारणाएं एक दूसरे की अविरोधी हैं? एक होता है विरोधी, एक मतलब एक दूसरे का विरोध करते हों। कोई एक तो कहे कि ये रास्ता इस तरफ जाएगा और दूसरा ये कहे कि ये इस तरफ जाएगा, तो ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? हाँ, ये दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। क्या ये यूक्लिड्स की अभिधारणाओं से ही प्राप्त हुई है? नहीं, ये यूक्लिड्स की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं हुई। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बिंदु हैं, उनके बीच में एक बिंदु इस तरह से है कि जो ए से सी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी बराबर है। तो आप सिद्ध करो इस चीज़ को कि जो ए सी है वो ए बी का हाफ है। तो हमने इस तरह से फिगर बना ली है, आकृति बनानी है इसकी। तो हमने एक पॉइंट ए लिया, बी लिया, सी इस तरह से ले लिया कि हमें दिखने पे ये लग रहा है कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। तो ये चीज़ दी गई थी, इसको हमने लिख लिया, समीकरण 1 मान लिया। यूक्लिड्स का जो दूसरा अभिग्रहित है कि यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा। तो ये दिया गया है कि AC BC के बराबर है, तो हमने इनमें AC जोड़ दिया। AC के बराबर है ना, बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो AC के बराबर है, हमने इनमें जोड़ दिया, तो AC और AC 2AC हो गया। और हमें पता है A से C और B से C को जब जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट क्या आएगा? AB संपाती है। मतलब इनको आप एक के ऊपर इसी लाइन को इसी लाइन के ऊपर रखेंगे तो उसको कवर कर लेगी। तो ये जो 2 था ये इस तरफ आ गया और ये क्या हो गया? बराबर हो गए। हमें पता है इसका जो 7th है, यूक्लिड्स का जो 7th अभिग्रहित है, उसमें बताया गया है कि एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ प्रूव होता है। जो क्वेश्चन 4 था उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है, जो क्वेश्चन 5 बन गया कि ए बी जो रेखा थी उसके बीच में सी कोई इस तरह से था कि ए सी इज इक्वल टू बी सी था। ये क्वेश्चन 4 था। तो इसमें कहा है कि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन 4 में हमने ये सिद्ध किया है। तो सिद्ध करो कि एक रेखाखंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमने मान लिया, इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन ले ली कि भाई हम मान रहे हैं कि एक कोई रेखाखंड ए बी है ना, उसके 2 मध्य बिंदु है। ये चीज़ हम मान रहे हैं, है या नहीं ये चीज़ बाद में पता चलेगी। अभी हमने मानना है कि उसके 2 मध्य बिंदु हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमने दिखाया कि जो मध्य बिंदु है, जैसे सी ए बी का मध्य बिंदु था पिछले क्वेश्चन में, तो ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी आया था। तो अगर इस क्वेश्चन में सी इसका मध्य बिंदु है तो जो ए सी है वो ए बी का आधा हो जाएगा। इसी तरह डी बी अगर इसका मध्य बिंदु है तो जो ए डी है वो ए बी का आधा हो जाएगा। अब यूक्लिड्स की जो प्रथम अभिग्रहित है उसमें ये बताया गया है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया, ये मान क्या लिया, ये ए सी भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, ए डी भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, तो ये ए सी और ए डी भी बराबर होंगे।
अब हम मान रहे थे कि ये जो ये AC और AD अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, और C और D जो पॉइंट हमने अलग अलग माने थे वो अलग अलग ना होके एक ही जगह है, तभी AC AD के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रेखाखंड है उसका केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 6 है। इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि इस तरह से एक फिगर बनाई है, उसमें बताया है कि AC जो है, A से C जो है वो B से D के बराबर है। तो आप इस चीज़ को प्रूव करो कि AB जो है वो CD के बराबर है, A से B CD के बराबर है। तो जो दिया गया है वो हमने लिखा AC BD के बराबर है। दूसरा, अभी ये जो AC है, AC को आप क्या लिख सकते हो, A से C को आप क्या लिख सकते हो, AB जो पूरा है, AB यहाँ से यहाँ तक और प्लस यहाँ से यहाँ तक, और जो BD है, B से D को आप क्या लिख सकते हो, B से D ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हमने लिखा BC प्लस CD। अब AC और BD का जो ये मान है इसको हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो क्या आया, AC की जगह हमने लिखा AB प्लस BC और BD की जगह BC प्लस CD। अब हमें पता है कि बराबरों में से बराबर को घटाने पर हमने इनमें से कोई बराबर चीज़ घटाई है, वो है BC के बराबर है, तो इसमें से भी इसको घटा दिया और इसमें से भी इसको घटा दिया, इस तरह से। तो ये कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव तो और ये नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ AB, यहाँ पे बचा CD। तो ये चीज़ प्रूव होगी कि AB जो है वो CD के बराबर है। मतलब बराबरों में से अगर बराबरों को घटाएंगे तो शेषफल भी बराबर ही होते हैं। अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि यूक्लिड के जो अभिग्रहित की जो सूची दी गई है उसमें जो 5वां है वो एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अभिधारणा और अभिग्रहित अलग अलग हैं, तो ये अभिग्रहित के बारे में कहा गया है, ना कि अभिधारणा के बारे में। तो इसका जो 5वां अभिग्रहित है उसमें लिखा गया है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो हमें ये पता है कि पूर्ण मतलब कोई चीज़, जैसे ये पेंसिल है, ये पूरी है, इसका आप कहीं से भी इसका टुकड़ा काटोगे तो वो टुकड़ा इस पूरे से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। मतलब ये जो पूरा हिस्सा है ये अपने हिस्से से बड़ा ही रहेगा। आप भले इसका इतना टुकड़ा लो या इतना लो या फिर यहाँ से यहाँ तक भी ले लो, तो भी जो पूरी पेंसिल है वो अपने टुकड़े से हमेशा बराबर ही बड़ी रहेगी। इसलिए मतलब विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए ये चीज़ सत्य है। आप इस चीज़ को करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। तो इसलिए ये सार्वभौमिक और सर्वव्यापी सत्य माना गया है।